Good morning. Very good morning. Please sit down. आज मेरे को कम कैसे लग रहे हैं? कम हो गए क्या? सर्दी की वजह से कम हो गए? चलो तो बेटा एक बार देख लिया करो थोड़ा पीछे वाला 2 मिनट के लिए। रोज कहने की बातें नहीं है, उससे थोड़ा एक दूसरे से लिंक बन जाता है ताकि आराम से समझ पाए कि भाई कल कहां तक हो गया था। अब ये ऑर्गेनिक अभी भी लिख रही है, रिएक्शन लिख रही है, अब कैसे समझाएं? हैं? नहीं, वो कोई बात नहीं है। फिर जिंदगी में क्या बेटा, कई बार अफसोस रह जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ लाइफ में, कहते हैं ना। कई बार ऐसे टाइम आएगा आपके साथ में, ऐसा वक्त आएगा जिस टाइम आप ये कहोगे कि भगवान आज बचा लेना तो जिंदगी में मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। घबराना नहीं उससे, ये सबकी जिंदगी में आते हैं और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आएंगे। वो उन्हीं के साथ होता है जो एक बार की गलती से नहीं सुधरते हैं, लेकिन फिर 3, 4, 5 बार होने के बाद में एक ऐसा भी आ जाता है कि अब आपको भगवान नहीं बचाएगा, क्योंकि उसने 5 मौके दिए थे आपको। क्योंकि 4 बार आपने कहा कि आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, आज भगवान बचा ले, तो और भगवान आपको बचा लेता है, फिर आप भूल जाते हो। ऐसे मौके 4, 5 बार दे देता है वो, लेकिन आप सुधरने की कोशिश नहीं करते तो भगवान नहीं देखता कि अब की बार इसको पूरी तरह से सुधार दूंगा। और फिर जब बड़ी मुसीबत फंसते हो कि आज बचा ले, अब नहीं बचाएगा, और वो अफसोस फिर जिंदगी भर रह जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मेंटली प्रिपेयर रहा करो किसी भी चीज को लेकर के। पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ काम नहीं दे रही। आज अपना हेल्थ ठीक नहीं है तो पहले हेल्थ है। इसने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्रों की छाया। पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहना। दूसरा सुख घर में माया होनी चाहिए। तीजा सुख कुलवंती नारी, यानी कि घर में जो महिलाएं हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि परिवार का माहौल, कुलवंती का मतलब एक अर्थ नहीं है उसका, मतलब परिवार का माहौल पॉजिटिव रहे हमेशा, कोई नकारात्मक चीजें ना हो, पॉजिटिव माहौल हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छे विचार हो, अच्छा बोलना हो, समझ गए चीज। और चौथा सुख पुत्रों की छाया। पुत्रों की छाया का मतलब यह है, पुत्र है लेकिन किसी काम का नहीं है, तो वो नहीं। पुत्र ऐसा हो जो पुत्र का सुख दे माँ बाप को। थोड़ा ये चीजें जो लिखी गई ना पहले ग्रंथों में, ये गलत नहीं लिखी गई है, पर हम सबको इग्नोर करते जा रहे हैं। चलाए इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूं यूं रील करते रहे, पता ही नहीं 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, और फिर पूछे कि लास्ट में निष्कर्ष पूछे कि क्या हुआ? कुछ नहीं, बस टाइम पास हो रहा था, बढ़िया था। करना क्या है? तो एक सही जगह पे जाने के लिए अपने को सही डिसीजन लेना पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं सर हम एग्जाम की तैयारी करें, अच्छी बात है, अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम की तैयारी करें, पढ़ो, लेकिन कम से कम ये तो सीखो भाई ह्यूमैनिटी क्या चीज होती है। हम कहें कि क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पूछूं मैं क्यों पढ़ रहे हो? सर अच्छी कॉलेज मिल जाए, बढ़िया, मिल गई, अब क्या करोगे? बीएससी कर लिए, एमएससी करेंगे, कर लिए, पीएचडी कर लेंगे, कर लिए, नौकरी की तैयारी, एओडब्ल्यू बनेंगे, बन गए, अब क्या करोगे? बढ़िया मकान हो गया, बढ़िया गाड़ी हो गई, ये सब ना यही सोचते हैं ना, नौकर वोकर काम करे, नहीं होगा ये सब चीज, क्योंकि आपके सारी चीजों में एक भी चीज ऐसा नहीं था कि मैं किसी और के लिए भी काम कर सकूं। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी, पैसे वाला बन जाऊं ना तो मैं गौशाला में गायों के लिए चारा डलवा दूंगा, या फिर जो
महिलाएं जो लड़कियां हैं जो गांव के अंदर जो बिल्कुल आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनकी शादियां हो तो उनमें मैं थोड़ी बहुत मेरी तरफ से सहायता कर दूंगा। या जो स्कूल हैं जहां पर उस सरकारी स्कूलें हैं, मान लो कोई व्यवस्था कम है तो मैं वहां उनके लिए, बच्चियों के लिए गर्मियां बहुत तेज पड़ती है, गर्मी होती है, तो वहां पर उनके लिए मैं 5 कूलर लगवा दूंगा, व्यवस्था करवा दूंगा। ये चीज आती है बेटा ह्यूमैनिटी में। हम पढ़ करके क्या करे, हम कहे कि पेट भरे थे और पेट तो कुत्ता ही भर रहा है, भूखा मर रहा है क्या? दुनिया का एक भी प्राणी कभी भूखा नहीं मरता है, और एक प्राणी ऐसा है, और कोई प्राणी कमाता नहीं है। दुनिया का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो कमाता है, केवल एक है इंसान। और कोई प्राणी भूखा नहीं मरा, और जो कमाता है उसका कभी आज तक पेट नहीं भरा। समझे मेरी बात? इसलिए नहीं भरा अपन, क्योंकि अपन कमाते हैं, अपनी सोच है ना ऐसे। तो इसलिए चीजें वो देखो, आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा परिवार चलाएंगे, है सारी चीजें हैं। पर ये तो भाई लोगों की सेवा भी करेंगे। अरे भाई मैं यदि बहुत अच्छा पैसा कमाता हूं, मुझे पता है कि भाई या फिर मैं बहुत कम कमाता हूं और मेरे भैया बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो है इंसानियत। और मैं कहूँ नहीं, मेरा कमाया हुआ मैं तो खूब कमा रहा हूं, मैं आपको क्यों दूंगा? तो भाई क्या सेंस है? इसका मतलब आपके दिमाग में गंदगी भर गई है। समझे क्या मेरी बात? अरे समझे क्या? तो चीजों को समझो, जो अपन बात करते हैं ना, भाई क्या हो रहा है। चलो ये आपको ज्ञान दे दिया मैंने बहुत सारा। श्री श्री 1008 सुशील दास जी महाराज के प्रवचन थे। किनके थे? हाँ, सुशील दास जी महाराज के प्रवचन थे। अब आ जाओ। हाँ, अब अपन चलेंगे पॉइंट के ऊपर। तो कहां पर चल रहे थे? पॉइंट पे क्या हो गया था अपना? कोलराउस का नियम हो गया था, उसके बाद अनुप्रयोग हो गया था। एक हो गया, एक अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन भी करवाया था क्या? हाँ, क्वेश्चन अभी और करवाएंगे, ठीक है। अब अनुप्रयोग पहला हो गया था, तो अनुप्रयोग दूसरा बी, दूसरा अनुप्रयोग लिखो पहले, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। दूसरा लिखो फटाफट से। वियोजन की मात्रा को किससे लिखते हैं? साम्य अवस्था में पढ़ाया था मैंने। वियोजन की मात्रा को किससे दर्शाते हैं? याद है? हाँ, वो एक बच्चा बोल रहा है, उसके अलावा किसी के आवाज नहीं, और वो भी इशारे कर रहा, पर मैं समझ गया उसका इशारा भी। भाई अल्फा से दर्शाते हैं। क्या आप में किसी को याद है? नहीं, तो फिर क्यों सोच रहे हो बेटा अपने बढ़िया कॉलेज मिल जाए? क्यों सोच रहे हो? मन राजा के कर्म कमेडी के सुना है? तो मन तो राजा का है अपना, आरसी मिलना चाहिए अपने को, IRA मिलना चाहिए, और कर्म आपको पता है कैसे कर रहे हो, तो ऐसे नहीं मिलेगा बेटा। अल्फा से, किससे? अल्फा से। ये वियोजन की मात्रा होती है बेटा। किसकी मात्रा होती है? वियोजन की मात्रा। अब मैं दो चीजें बताने जा रहा हूं, एक तो वियोजन की मात्रा, और एक बताने जा रहा हूं मैं के, जिसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? वियोजन स्थिरांक। तो ये तो अपना अनुप्रयोग नंबर 2 आएगा, और ये अनुप्रयोग नंबर 3 आएगा। वियोजन की मात्रा, किसके वियोजन की मात्रा? दुर्बल अपघट्यों के वियोजन की मात्रा। तो पॉइंट बन गया अपना, दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा ये ले लो, ये पॉइंट है, दुर्बल अपघट्य के वियोजन की मात्रा अल्फा। अल्फा निकालने के लिए एक फॉर्मूला काम में लेना, सूत्र काम में लेना है। अल्फा बराबर, ध्यान से समझना, लैम्डा सी एम बटे लैम्डा इनफाइनाइट एम। क्या लिखा बेटा मैंने? हाँ, यहां पर लैम्डा सी EQ हो सकता है, यहां लैम्डा इनफाइनाइट EQ हो सकता है। मेरी बात समझ में आई होगी? क्या लिखा है मैंने? मैंने ये लिखा है कि अल्फा जो है वो इनसे निकलेगा और या फिर इनसे निकल जाएगा। तुल्यांक चालकता की बात करें तो ये आ जाएगा, मौल्य चालकता की बात करें तो ये आ जाएगा। सी, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, और यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता।
किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, क्वेश्चन में सांद्रता दी हुई आती है और उसमें मोलर चालकता दी हुई आती है, समझ गए चीज। तो इस सी का मतलब है किसी सांद्रता पर, कोई भी सांद्रता हो सकती है, और यह है अनंत अनुता पर। क्या है? अनंत अनुता पर। तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, ये लिख दो, इतना सा चाहिए बस इसमें, एल्फा बराबर ये लिख दो। हो गए? हो गए तो नीचे लिख देना इसमें, यहां लेमडा सी, लेमडा सी इक्यू लिख देता हूं, मान लो एक कोई सा भी लिख देता हूं, लेमडा सी इक्यू किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर, बेटा राइटिंग मत जमाओ, फटाफट लिख लो, राइटिंग जमाई हुई काम नहीं आएगी। किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। बस मैंने इसका मतलब लिखवाया सी का, ठीक है। तुल्यांकी मोलरता तो समझ जाओगे आप, और लेमडा इनफाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता, वो तुल्यांकी चालकता है, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता। वो बुक देना मेरे को, उसमें क्वेश्चन करवाए, एक बुक देना कल। अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता हो गया। और एल्फा लिख दिया वैसे तो, और लिखना चाहो तो और लिख दो, एल्फा वियोजन की मात्रा, एल्फा वियोजन की, समझ गई क्या? हाँ, नाराज तो नहीं हो गई? हाँ, ओके भी क्या करेगी। हो गए? ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखो, ये दो हो गए अनुप्रयोग, तीसरा लिखो, फिर तीनों को मिला करके एक क्वेश्चन करते हैं। सी पॉइंट लिखो, दुर्बल अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना, तीनों का एक साथ मिलाकर के क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, जस्ट एक। हो गए? अब इसमें वियोजन स्थिरांक होता है बेटा के, क्या होता है? के, और के जो होता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा। याद आया? पीछे सामने वाले चैप्टर में याद आया होगा, लिखवा रखा आराम से, वहां जाके पढ़ोगे ना काम आएगा। के बराबर सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, कर लो फटाफट से। उसमें मैंने ये लिखवा रखा है, के बराबर एल्फा को क्या मान ले? नगण्य, बताया था मैंने, पीछे कह रखा है मैंने सारी बातें। एल्फा बहुत बहुत कम है, समझ लो पहले, समझ लो पहले, क्या कहना था बाद में लिखना। एल्फा का मान दुर्बल अपघट्य में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि दुर्बल अपघट्य टूटते नहीं है, और बहुत कम मात्रा में टूटते हैं, और टूटना को बोलते हैं वियोजन, वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा क्या है? एल्फा। तो एल्फा बहुत कम होता है दुर्बल के लिए। तो एल्फा का मान मैं ये कह दूं कि 0.001 है, मान लो कितना है? 0.001। तो एक में से 0.001 माइनस करूंगा तो लगभग एक ही है। आंसर कितना आ रहा है? 99.999, ये आएगा आगे। तो इसका मतलब लगभग वो एक के बराबर ही है, इसलिए ये बन जाता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन एक ही बनता है, और एक बनता है तो एक का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल सी एल्फा स्क्वायर भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? अरे समझ गई? तो जब दुर्बल की बात आए तो केवल ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो, समझ गए क्या मेरी? तो दोनों फॉर्मूले एक ही है, लिख लो एक बार फटाफट से। ये सारी बातें मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें पीछे बता चुका हूं मैं, सामने उस वाले चैप्टर में। नहीं बताता तो मैं इसको डिटेल से बताता कि सी कहां से आया है, एल्फा कहां से आया है, वहां सारी बातें बता चुका हूं मैं कि सी एल्फा स्क्वायर कैसे आता है।
हो गए। हाँ, अब एक बार मैं आपको ये कहां से आते हैं ये वैल्यू फिर से रिपीट कर देता हूं जो वहां बताई थी मैंने। वहां पर मैंने ये कहा था कि जैसे मान लो कि ए बी है, ये ए और बी में टूट गया। ध्यान से समझना जो बातें बताई थी। t इक्वल 0 कही थी मैंने कोई बात, यहां 1 मान लें, यहां कितना और यहां 0, यही कहा था। फिर साम्य अवस्था में आ जाए, किस में आ जाए, साम्य अवस्था में आ जाए। तो साम्य अवस्था में आ जाए तो इसमें से कुछ चीजें टूट जाएंगी, तो कितनी टूट जाएगी, 1 माइनस एल्फा, 1 माइनस एल्फा, याद है क्या। और यहां क्या हो जाएगा, एल्फा, और यहां भी एल्फा। फिर मैंने कहा था कि इसके बना लेते हैं सांद्रता, क्या बना लेते हैं, सांद्रता। और सांद्रता जो होती है वो सी होता है, क्या होता है बेटा, सी। अब यहां पर सांद्रता कब बढ़ेंगे, तो 1 माइनस एल्फा, इसकी जगह इसमें आयतन का भाग देते हैं ना, तो मोल प्रति लीटर बनता है, याद आया कुछ। और यहां क्या था, एल्फा बटे वी, और यहां पर भी एल्फा बटे वी, यही था। और वी को हम क्या कह सकते थे, वी को कह सकते हैं हम 1/c, कह सकते हैं ना। तो 1/c, इसको 1/c करूंगा, c कहां चला जाएगा, ऊपर, तो c1 माइनस एल्फा, ये क्या बन जाएगा, c एल्फा, क्या बनेगा, c एल्फा, 1/c ऊपर चला जाएगा ना, और ये भी क्या बनेगा, c एल्फा, यही बनेगा। और ये बनेगा तो फिर यहां पर k निकालेंगे, तो k निकालेंगे तो उत्पादों की सांद्रता पहले आती है, याद आया कुछ, उत्पादों की सांद्रता और क्रियाकारकों की सांद्रता यहां पर आती है, यही किया था हमने, ये भी। अब इनकी सांद्रता कौन सी है, तो सांद्रता तो यही है, तो इसके एक की सांद्रता कितनी है, सी एल्फा, इंटू इसकी कितनी है, सी एल्फा, बटे ए बी की कितनी है, C1 माइनस एल्फा, यही था। एक सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहां क्या बच गया, एक सी बच गया और एल्फा स्क्वायर बच गया और 1 माइनस एल्फा, याद आ गया होगा, आ गया। तो ये वहां से उठा के ला रहा हूं मैं, तभी मैंने कहा था जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा सारे चैप्टर घूम के आते हैं वहां पर। तो ये वैल्यू जो है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब नहीं पढ़ाता हूं वो चैप्टर तो पहले ये बात बताता हूं मैं कि ये इसलिए लेके आ रहा हूं मैं, लेकिन आपको बताना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है कि ये के जो है वो सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा होता है, और वही मैंने यहां पर सीधा लिख रखा था, क्लियर। दुर्बल होता है तो एल्फा को नगण्य कर देते हैं, प्रबल है तो 1 माइनस एल्फा रह जाता है, समझ गए चीज, तो दुर्बल है, लिख लिया ये। अब अपने को क्वेश्चन करना है, क्या करना है, यहां पर कुछ बातें लिखनी है, लिख दो यहां पर C बराबर सांद्रता, लिखो यहां C बराबर सांद्रता, C बराबर सांद्रता, और एल्फा है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। के पता है, के लिख दो वियोजन स्थिर, वियोजन स्थिरांक, के वियोजन स्थिरांक। हो गए। हाँ, अब एक बात को गौर से समझना जो बता रहा हूं, अभी टेस्ट है ना कल, हाँ उसमें है सारे क्वेश्चन, ध्यान रखना ये सारे के सारे। अब क्वेश्चन सीयूटी में क्या पूछा हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ध्यान से समझना। वियोजन स्थिरांक पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वियोजन स्थिरांक, तो सी और एल्फा होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना। तो उस क्वेश्चन में सी तो था सांद्रता, लेकिन एल्फा नहीं दे रखा था, और पूछा क्या था, के पूछा है, सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन एल्फा नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, एल्फा। तो के आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास में एल्फा नहीं होगा। तो एल्फा निकालने के लिए फिर हमें इसके पीछे जाना पड़ा, और यहां से एल्फा निकाल के लाओ, समझ गए चीज। एल्फा निकालने के लिए किसी सांद्रता पर मोलर चालकता दी हुई थी, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता दी हुई है, समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन अनंत अनुता पर मोलर चालकता नहीं दी, मेरी बात समझ गए, ये दे दी ये नहीं दी, और ये नहीं है तो फिर एल्फा नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर और पीछे जाओ,
और कोलराउस नियम में जाओ। कोलराउस नियम ये कहता है कि लेमडा एम बराबर लेमडा प्लस की चालकता और लेमडा माइनस की चालकता। याद आया क्या? अरे याद आया कि नहीं आया? तो लेमडा एम निकालने के लिए इनकी चालकता ही चाहिए अपने को। इन दोनों की चालकता उस क्वेश्चन में दे रखी थी। बात समझ में आ गई? इनकी चालकता क्वेश्चन में दी है और इनकी चालकता से ये लेमडा एम निकालना था, और वो लेमडा एम आएगा ना, वो यहां रखना था, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये निकाल करके एल्फा निकालना है और वो एल्फा निकाल करके यहां रखना है, तब जाकर के क्या निकलेगा? के निकलेगा। समझ गए? और वो जो क्वेश्चन जो बता रहा हूं यही आपको लिखवा रहा हूं अब मैं। ये क्वेश्चन बाहर से नहीं था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन कोई बाहर से कहीं से नहीं आते बेटा। तो क्वेश्चनों को केवल समझने की कोशिश की जाती है कि हम कर क्या रहे हैं। ये अपना 3.9 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, तो इसको क्वेश्चन को लिखो। अब देखो क्या क्वेश्चन था। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल नहीं, अम्ल, मेथेनोइक अम्ल की चालकता, मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इसकी वियोजन की मात्रा, इसकी वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक, एवं वियोजन स्थिरांक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए। दिया गया है, एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और किसी को कंफ्यूज हो तो 3.9 क्वेश्चन है, एज इट इज देख लेना। दिया गया है कि, दिया गया है कि लेमडा एच प्लस बराबर 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एवं लेमडा एच सी डब्लो माइनस बराबर 54.6, वही सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया गया अपने को। ये बात क्वेश्चन है पूरा। हुआ क्या? पढ़ो देखे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ही हार्ड है, आंसर हार्ड नहीं होते। क्वेश्चन समझ में आता है तो आंसर हो जाता है, और गुणा भाग करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चन को क्या क्या अपने को चाहिए और क्या क्या अपने को जरूरत है, क्या सूत्र लगेगा इसके अंदर, और फिर हम निकाल लेंगे। गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, वो घर पे घर का काम है। आपको तरीका पता है कि कैसे कैसे निकल रहा है।
आगे हुआ क्या? यदि कोई पड़ोस वाला कर रहा है तो उसका देख लेना। अब जिसको मेथेनोइक अम्ल का इस सूत्र नहीं पता वो सारा ही गड़बड़ है। क्यों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, नहीं आनी चाहिए क्या? बताओ मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH मेथेनोइक अम्ल। नालायको गधो, HCOOH CH3COOH एथेनोइक अम्ल होता है, हैं? 2 कार्बन होते हैं। थोड़ा बहुत आता है बेटा मेरे को, है ना? हाँ। अब ध्यान दो, इधर सब ध्यान दे लो एक बार, बाद में कर लेना, छोड़ दो जो गुणा भाग करे उसको वहीं छोड़ दो, पहले समझो क्वेश्चन अपने से कैसे होगा। 0.025 ये क्या है? ये है मोल लीटर इनवर्स। और मोल लीटर इनवर्स क्या होता है? सांद्रता होती है। क्या होती है? सांद्रता। मोल प्रति लीटर, जिसको अपन कहें कि मोलरता होती है, तो मोलरता सांद्रता ही तो होती है। तो ये तो है अपने पास में सांद्रता, यानी कि सी का मान। किसका मान? सी का मान। तो ये तो अपने पास में सी की वैल्यू है कि सी यहां से आ जाएगा, आ जाएगा ना? तो ये तो बेटा सी है। मेथेनोइक अम्ल HCOOH की चालकता ये दे रखी है। चालकता, अब कौन सी चालकता है हमें क्या पता? तो आगे इकाई दे रखी है, इस ये चालकता है। तो ये कौन चालकता है? मोलर चालकता है, यानी कि इसके लेमडा एम का मान है कि नहीं है? लेमडा एम का मान, ये लेमडा एम का मान किसी सांद्रता का है, देखो गौर से। तो ये इसका मान था, ये किस 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की चालकता 46.1 है, यानी कि इस सांद्रता की मेथेनोइक अम्ल की चालकता है ये। तो किसी सांद्रता की बात कर रहा है ना, तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है, ये वाला जो वैल्यू है वो इसकी थी। और इसकी वियोजन की मात्रा, यानी कि क्या बताना है? अल्फा। एवं वियोजन स्थिरांक, यानी क्या बताना है? के बताना है। का परिकलन कीजिए, दिया गया है ये H प्लस और ये वाला। अब हमें पता है कि HCW, आपको वियोजन की मात्रा निकालनी है, वियोजन स्थिरांक निकालना है। सीधी सी बात है कि K तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि K निकलने के लिए तो C अल्फा स्क्वायर चाहिए। अल्फा अपने पास है ही नहीं, क्योंकि अल्फा खुद निकालना है, इसके अंदर निकालना है ना, तो इसमें तो जाना ही नहीं है। अपना इक्वेशन तो यहीं पे अटक गया। अल्फा निकालो। अब अल्फा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था? तो अल्फा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया था। मोलर चालकता की बात करते तो इसको तो हटा दो यहां से। तो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता दे रखी है क्या? अरे दे रखी है ना, इसका मतलब ये मान तो दे रखा है। और ये चाहिए अपने को, ये चाहिए। और ये अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होती है? आयनों में उपस्थित चालकता का योग जो होता है वो होता है मोलर चालकता। तो इसमें किसकी चालकता अपने को चाहिए थी? तो अपने को चाहिए HCOOH की। तो HCOOH की यदि मैं मोलर चालकता की बात करता हूं अनंत अनुता पर, यही है, तो क्या बनेगा? HCOOH टूट जाता है अपने आयनों में, तो क्या बनता है बेटा? HCOO माइनस और H प्लस, यही बनता है। इसका मतलब इसकी चालकता और इसकी चालकता, तो लेमडा HCOO माइनस की चालकता प्लस लेमडा H प्लस की चालकता, यही तो आएगा। ये दोनों वैल्यू अपने को दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो यहां से हमने इसको निकाला तो कितना आया? ये रहा 54.6 प्लस 349, 49 प्लस 0.6, कितने आए? 404.2। सही है क्या? किलोमीटर, फिर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया। ये वैल्यू इसकी तो है, अरे इसी की है।
तो अपने फॉर्मूले में यहां से अब एल, ये वैल्यू तो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और ये वैल्यू आपने निकाली ना? नहीं दे रखी क्या क्वेश्चन के अंदर है? ये दे रखी 46.1 दे रखी है और इसकी आपने निकाल ली, तो वहां से क्या निकल जाएगा? अब एल्फा निकलेगा ना? अरे निकलेगा नहीं निकलेगा? और फिर एल्फा निकल गया, तो एल्फा निकल गया तो फिर अपने को क्या निकालना था? के निकालना है, तो सी एल्फा स्क्वायर। सी सांद्रता क्वेश्चन में दे रखी है, अरे दे रखी है ना, और एल्फा आपने निकाला, ये उस एल्फा का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, और हल करना है तो आंसर आ जाएगा ना? अब हम कहेंगे कितना बड़ा गुणा भाग है इसके अंदर, तो इतने सारे कौन करेगा? जिसको जाना है कॉलेज में वो करेगा है, और जिसकी यहां प्रैक्टिस नहीं है वहां होगा ही नहीं, इसलिए यहां प्रैक्टिस करना जरूरी है ना? तो फिर कर लो, क्या देख रहे हो? अब तो कर लो, देखे। रब कॉपी में कर लो, घर घर जाकर के कर लेना आराम से। यहां तो रब कॉपी में कर, गुणा भाग करके देख लो कितने आते हैं, आंसर भी आते हैं शायद इसके अंदर। 3.9 का आंसर बताता हूं मैं, देखे पीछे दिए हुए तो आते हैं, नहीं दे रखा। कर लो, कहीं बाद में अफसोस रह जाए कि कल पेपर में यही क्वेश्चन आ गया था, कल ही कर लेते, बढ़िया रहता, तो दिक्कत हो जाए कहीं बाद में। कर लोगे? घर पे कर लोगे एक? चलो कल करके लाना इसको, ठीक है? हाँ तो कल का मतलब घर पे करना आराम से। आंसर नहीं होते हैं, आंसर होते नहीं, दुनिया में कोई चीज ही नहीं है आंसर की। मैंने यहां करवा दिया और वहां दे दिया इसको, 0.057, ये लो आंसर बदल गया, अब क्या करोगे? तो अपने जितने भी मान कर रहे हैं ना, वो उनमें से एक भी नहीं आने वाला एग्जाम में, बदल करके ही आने वाला है, ध्यान रखना है। इसलिए आंसर का कोई रोल नहीं है, आंसर का तो जो, और वहां आपने अभी आंसर निकाला ना, वहां किससे पूछोगे? बताओ मेरे को भाई, यहां तो मेरे से पूछ लोगे, वहां किससे पूछोगे? वहां उन 4 ऑप्शन से पूछोगे, 4 ऑप्शन में आ रहा है तो सही है, और नहीं आ रहा है तो गलत है, तो चारों में दिख जाएगा आपको, और देख करके जय बजरंगबली भी, तब बात अलग है, ठीक है? करना इसको घर पे। अब पॉइंट लगा लो, नेक्स्ट पॉइंट लगा लो, क्या है? बैटरियां, फटाफट लगा लो, क्वेश्चन और करवा देंगे लास्ट में, टाइम बचेगा। बैटरियां फटाफट लगाओ पॉइंट। बैटरियां क्या है? बैटरियां सेलों का संयोजन, वेरी गुड। अब सुनो, यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन आता है इस पोर्शन में से, हमेशा आता है, पिछले साल भी आया और हर साल आता है। बैटरियों से हम जो बैटरियां पढ़ने जा रहे हैं, बैटरियों का मतलब होता है एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कोई साधन। ऐसा कोई साधन है जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे वो इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई, तो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम है। जो बैटरियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो भी बैटरियां पढ़ रहे हैं वो सब के सब गैल्वेनिक सेलों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये एक लाइन में इसलिए बोली है क्योंकि जहां भी आप एनसीईआरटी में चित्र देखोगे ना, वहां सब जगह ये मिलेगा कि एनोड जो है वो माइनस का है और कैथोड है वो प्लस का है। समझ गए चीज?
इसलिए कंफ्यूज नहीं हो भाई। आप कहोगे सर ये कौन से सेल हैं, तो सब के सब बैटरियां हैं वो गैल्वेनिक सेलों के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल और रासायनिक सेल, हमने जो जितने भी सारी बातें पढ़ ली। तो जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें एनोड तो होता है माइनस और कैथोड होता है प्लस। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिखो, ये लिखो, ऐसी युक्ति या साधन, ऐसी युक्ति या साधन, युक्ति या साधन, ऐसी युक्ति या साधन जो ऊर्जाओं का रूपांतरण करती है, ऊर्जाओं का रूपांतरण करती है, ऊर्जाओं का रूपांतरण करती है, बैटरियां कहलाती है, बैटरियां कहलाती है। हाँ, इसमें से 100% क्वेश्चन नहीं है कोई, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सभी बैटरियां गैल्वेनिक सेल होती हैं, ये काम की बात है। सभी बैटरियां गैल्वेनिक सेल के उदाहरण हैं, सभी बैटरियां गैल्वेनिक सेल के उदाहरण हैं। अब जो बैटरियां होती हैं बेटा, ये बैटरियां कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है बैटरियां। कितने प्रकार की बेटा? 2 प्रकार की। ध्यान से समझना इधर, बैटरियां कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती। बैटरियां कह दो, सेल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर बैटरियां और सेल दोनों का एक ही साथ चल रहा है। बैटरी भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। भाई सेलों का संयोजन तो क्या कहलाता है? बैटरी। एक दो जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी, अकेला रह जाएगा तो सेल आ जाएगा। सेल या बैटरियां 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल, और दूसरा आता है द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक बैटरी ऐसे सेल या बैटरी होते हैं जिनको क्या करें, एक बार आवेशित, एक बार आवेशित हो जाए ना, एक बार आवेशित किया जाता है तथा निरावेशित होने के पश्चात, निरावेशित होने के पश्चात पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। बात को समझे क्या आप? मतलब ऐसे सेल या बैटरी जो एक बार डिस्चार्ज हो गए तो उनको फेंक दो, वो सब प्राथमिक होते हैं। समझ गए? बस एक ही बार काम आते हैं, दोबारा काम नहीं आते हैं। इसलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं, आवेशित और निरावेशित। आवेशित का मतलब होता है चार्जिंग और निरावेशित का मतलब होता है डिस्चार्जिंग। समझ गए चीज? तो एक बार चार्ज किया जाता है, एक बार तो, लेकिन फिर डिस्चार्ज हो जाए ना तो उनको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उनको फेंक दिया जाएगा। जैसे ये घड़ी का सेल है, तो क्या उसको चार्ज कर सकते हैं अपन? नहीं, तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। समझ गए? अपने छोटी घड़ियों में डलता है, प्राथमिक सेल के उदाहरण है। रिमोट टीवी के रिमोट में डलते हैं, प्राथमिक सेलों के उदाहरण है। इसके अंदर डल रहा है, ये द्वितीयक सेल है। क्या है? द्वितीयक सेल है, ये बार बार चार्ज हो रहा है। तो जो एक ही बार काम में ले तो वो पहले से चार्ज होकर के आ रहे हैं। जैसे वो दुकान से खरीद के ला रहे तो पहले से चार्ज है वो, तो एक बार चार्ज तो किया गया उसको। तो जो एक बार आवेशित किया जाता है और डिस्चार्ज होने के पश्चात उसको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही तरफ वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों तरफ वाली नहीं होती है। और जिनमें एक ही तरफ वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम कौन सी बोलते हैं? उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? कौन सी बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। तो ये अनुत्क्रमणीय प्रकार के सेल होते हैं।
कैसे होते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय प्रकार के सेल होते हैं जिनमें एक ही दिशा में, कहा, एक ही दिशा में अभिक्रिया चलती है, एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है। समझ गए मेरी बात? द्वितीयक सेलों की बात करेंगे तो कौन से होते हैं? वो सारे के सारे सेल होते हैं जिनको डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज हो जाए, फिर डिस्चार्ज हो जाए फिर चार्ज हो जाए। जैसे वो बड़ी बैटरी इन्वर्टर वाली, वो द्वितीयक सेल का उदाहरण है। समझ गए? ये काम में आ रहे हैं, ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। डिजाइन नहीं देखनी है कि इसकी भी डिजाइन ऐसी है और उसकी भी डिजाइन, घड़ी वाले की भी डिजाइन ऐसी है, उठा करके वहां चिपका दिया, है ना, ये अलग वोल्ट का, नाला का अलग वोल्ट का। डिजाइन नहीं देखनी है, मैकेनिज्म देखनी होती है। क्या देखनी होती है? मैकेनिज्म, क्रियाविधि देखनी होती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि प्राथमिक सेल जिनको एक बार काम में लेंगे उनको पुनः दोबारा से काम में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि घड़ी में लगा दिया और बाहर निकाल दिया, अब दोबारा काम में नहीं ले सकते। पुनः प्रयोग का मतलब है, इसलिए मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं यहां पर, क्योंकि किताब में अपना लिखा होता है, हम लोग यही पढ़ते हैं, छोटी क्लास में अपने को ये पढ़ाते हैं, ऐसे सेल जिनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, एक बार ही काम में ले सकते हैं। तो वो एक बार का मतलब ये होता है, एक बार तो मैंने लगा दिया घड़ी में, घड़ी चल गई, निकाल लिया, अब दोबारा नहीं ले सकते। ले सकते हैं, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक। तो एक बार निरावेशित हो जाए ना, डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसको काम में नहीं ले सकते। यूज एंड थ्रो है ये। क्या है? यूज एंड थ्रो। काम में लो और फेंक दो। अब लिख लो फटाफट से, अब ये बना लो, ये 2 बात लिख लो जल्दी से। बैटरियों में, अरे डायग्राम सा बना लो, तुम्हें इसे पूरा लिखवाना पड़ता है, इसे लाइन टू लाइन ऐसे लिखवाओ, ऊपर लिखवाओ, सुंदर लिखवाओ, हेडलाइन क्या है बड़ा सा लिखवाओ, काम से मतलब नहीं। पॉइंट भी लिखवाओ, आपको पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, आया कभी आज तक पॉइंट नंबर 5 बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है? आ जाए तो फिर अपन 1-2 साल और पढ़ेंगे, और तो क्या होगा। जिसको ऐसे लगे कि आ जाए तो 1-2 साल और पढ़ेंगे। भाई आपको टीचर पर तो ट्रस्ट है ही नहीं ना, टीचर पर विश्वास तो रहा ही नहीं आपका। तो जिसका टीचर पर विश्वास नहीं है वो मामला फिर गड़बड़ है वहां। एक मिनट में लिख लोगे, ऐसे राइटिंग जमाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, और द्वितीय में लिख दोगे, इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, बार बार आवेशित किया जा सकता है, इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है। अगला, उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? उत्क्रमणीय होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशाओं में चलते हैं, दोनों दिशाओं में चलते हैं। अब लिखो उदाहरण, बस इतना टाइम दूंगा बेटा। हाँ तो शुरू होगा भी नहीं। चलाए? नीचे इनके उदाहरण लिख लो, इनके जो अपने सिलेबस में है, जो अपने को पढ़ने हैं केवल वही।
प्राथमिक बैटरी में कौन कौन से आते हैं? प्राथमिक बैटरी में नीचे लिखना उदाहरण, क्या लिखना है? उदाहरण, एग्जाम्पल। एक तो पढ़ना है अपने को शुष्क सेल। कौन सा पढ़ना है? शुष्क सेल, निकल कैडमियम मरकरी। एक पढ़ना है अपने को मरकरी सेल, मरकरी सेल। दो पढ़ने इसके अंदर, ठीक है, दो ही है अपने एनसीईआरटी में। और इसके अंदर दो पढ़ने हैं अपने को, एक तो है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। सीसा जानते हो क्या? क्या? लेड, पीबी। हाँ, तो इसको अपने को ये अपने एनसीईआरटी में लेड संचायक बैटरी लिखा हुआ है, लेड संचायक बैटरी, इसी का नाम। समझ गए? सीसा संचायक सेल या लेड संचायक बैटरी। और एक आता है इसके अंदर निकल कैडमियम सेल, दूसरा आता है निकल कैडमियम सेल। दूसरा एग्जाम्पल है निकल, NiCd, निकल कैडमियम सेल। महंगा होता है, एक्सपेंसिव, महंगा पड़ता है थोड़ा, है ना, इसलिए लोग खरीदते नहीं है। इससे ज्यादा क्वालिटी होती है इसके अंदर, पर महंगा बहुत होता है। क्या होता है? महंगा बहुत होता है। चले? हाँ, एक विशेष प्रकार का सेल और होता है, वो होता है, ये सबके सब सेल कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेंगे? ये सारे सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। अरे समझ रहे हो क्या नालायक को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे। एक इसमें बैटरियों में, सेल में एक विशेष और आता है बीच में, यहां पर लिख देता हूं तीसरा, जो है ईंधन सेल। क्या है? लास्ट ईयर सीयूटी का क्वेश्चन, ईंधन सेल। ये विशेष प्रकार का सेल है, ईंधन सेल। इसको अलग से पढ़ेंगे, लिख लो बीच में। जगह नहीं है तो छोड़ दो, नहीं आएगा। हाँ, बनाना सीखो, ईंधन सेल। जगह बनाना सीखो, यहां नहीं तो उधर लिख दो सही, ईंधन सेल। हाँ, इतना ही लिखना है बस, ईंधन सेल, ताकि आपको पता रहे प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल और एक ईंधन सेल और अलग है। ये अलग है इनके, पर मैंने अलग क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है ये विद्युत ऊर्जा में तो बदलते हैं, लेकिन रासायनिक ऊर्जा को नहीं बदलता। ये दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? इसलिए क्वेश्चन आ जाए। और पिछले इसके कई एग्जाम्पल होते हैं। ईंधन के रूप में, जो ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, तो ईंधन होता है हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, मेथेन CH4 हो सकती है, मेथेनॉल हो सकता है, CH3OH होता है। ये सारे ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। लेकिन हम जो काम में लेते हैं, हम का मतलब एनसीईआरटी, समझ गए आपकी? बाकी हाँ, मैं तो कई काम में लूंगा, आपकी बात कर रहा हूं। तो हम जो काम में लेंगे वो H2O2 ईंधन सेल काम में लेते हैं, जिसमें ईंधन केवल H2 और O2 ही हो सकती है। और उस H2O2 ईंधन सेल को सबसे पहले अपोलो अंतरिक्ष अभियान में काम में लिया गया था। किसमें? अपोलो अंतरिक्ष अभियान। अपोलो मिशन था एक, अंतरिक्ष में गए थे यात्री, तो अपोलो अंतरिक्ष अभियान में इस सेल को काम में लिया गया था। समझ गए? क्योंकि इस सेल में जो H2 और O2 ईंधन के रूप में देते हैं, वो अभिक्रिया करते हैं सेल के अंदर, H2 + O2 मिलकर के H2O बनता है। तो इसमें जो निकलने वाला पदार्थ है वो जल होता है। क्या होता है? और वो जल इतना शुद्ध होता है कि अंतरिक्ष यात्री उसको पीने के काम में लेते थे। समझ गए? और H2O2 से जल के साथ में जो ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में काम में ले रहे थे। मतलब एक ऐसा सेल था जो उनको पीने का जल भी उपलब्ध करवा रहा है और ऊर्जा भी उपलब्ध करवा रहा है, और कंट्रोल्ड रिएक्शंस, नियंत्रित अभिक्रियाओं पर आधारित था ये। मतलब
इस सेल को, विशेष सेल है ये, इस सेल को आप जब चाहे आप बंद कर सकते हो और जब आपका मन करे तब इसको चालू कर सकते हो। और समझ गए चीज, जैसे वो बैटरी पड़ी है ना, वो पड़ी पड़ी डिस्चार्ज हो जाएगी ना, इसको जब आपको चाहे तब बंद कर दो, आपको जरूरत ही नहीं है पानी की, तो इसको वाल लगे होते हैं, एक तरफ से वो H2 और एक तरफ से O2 जाती है, एक वाल को बंद कर दिया तो अभिक्रिया होना बंद हो जाएगा। यदि फास्ट करना है, अभिक्रियाओं को जितना जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो इलेक्ट्रोडों के अंदर थोड़ा सा प्लेटिनम मिला देते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो ये कुल मिलाकर के पोल्यूशन फ्री था ये, क्योंकि पोल्यूशन है ही नहीं इसके अंदर, प्रदूषण है ही नहीं, क्योंकि H2 और O2 दिया जा रहा है। समझ गए चीज? तो प्रदूषण मुक्त सेल था ये। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज थे, इसके फायदे थे, इसलिए इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष अभियान में काम में लिया गया। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, नोट लगवा करके लिखवाया हुआ था मेरा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन एज इट इज CUT में ऐसे कैसे पूछा गया है कि अपोलो अंतरिक्ष अभियान में कौन से सेल को काम में लिया गया। वहां ऑप्शन था ईंधन सेल, क्या था? ईंधन सेल। और H2O2 ईंधन सेल भी होता तो भी एक ही बात है। समझे जी, अपने सिलेबस में H2O2 ईंधन सेल है, तो मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो इसमें से क्वेश्चन आ गया, नहीं आएगा अब की बार, लेकिन इनमें से आएंगे फिर क्वेश्चन बाकी बच्चे से। ये अलग से मैंने क्यों लिखा है, इसके इतने कारण थे। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या? अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेलों में किसकी बात करेंगे? शुष्क सेल की। तो पॉइंट लगाओ शुष्क सेल। टाइम हो गया क्या? हाँ तो लगा तो लो, कल कर लेंगे। शुष्क सेल, सर एक बार प्लीज मास्टर ऑफ एनसीईआरटी की फोटो दिखा दो। मास्टर ऑफ एनसीईआरटी नहीं है बेटा मेरे पास में, मेरे पास में अपनी एनसीईआरटी है। हाँ ये मास्टर पढ़ाता है, इसलिए ये मास्टर ऑफ एनसीईआरटी। हाँ मास्टर ऑफ एनसीईआरटी अलग होती। हाँ क्वेश्चन आते हैं उसमें, अच्छी बुक है, यदि आप पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। हाँ किसी के पास है क्या मास्टर ऑफ एनसीईआरटी? है यहां पर किसी के पास है किसी के पास? हाँ बेटा मेरे को दे दो। वो बच्चा कह रहा है दिखा दो, इसमें गूगल चलाएंगे कितना सारा निकालेंगे। ये है बेटा मास्टर ऑफ एनसीईआरटी, दिख गई क्या? दिख गई, ठीक है। देखना क्या है, जाकर के बहुत सुंदर किताब है। हाँ पर्पल कलर की है। कैसे कलर की है? पर्पल कलर की।